आज फिर केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ की वीडियो के बाद अगले वीडियो के लिए हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है मिलने जा रहे हैं। ठीक है, हमको जानना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारक, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा कौन? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मात्रा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। कॉमन बात आप इतना ही समझिए ना बेटा कि अगर कोई काम कम करना है तो हम लोग धीरे धीरे भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन काम यदि ज्यादा करना है तो क्या है, हमको फास्ट गति से काम करना होगा। जैसे अगर हमको जमुई जाना है तो बाइक हम 40-30 के स्पीड से भी चलाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पटना जाना है और हम 10 के स्पीड से बाइक चलाएंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं ना। तो हमको 40, 50, 60, 70 नहीं 80 भी ले जाना होगा। तो वही है कि रिएक्टेंट का मात्रा बढ़ेगा ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है, ये जान लीजिए। दूसरा प्रेशर, तो प्रेशर क्या, प्रेशर के लिए क्या होगा? इन केस ऑफ गैसेस के केस में अगर गैसीय अवस्था में रहे तब ये प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड हो रहा है बेटा, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और चौथा ये कैटेलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। जान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, दूसरा गैस के केस में प्रेशर पर, तीसरा टेम्परेचर पर, और चौथा कैटेलिस्ट पर। कैटेलिस्ट समझते हैं ना, वैसा पदार्थ जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता लेकिन रिएक्शन की गति को तेज करता है, कैटेलिस्ट कहलाता है। जैसे हम कल बता रहे थे हिंदी मीडियम वाले को, आपको भी कहना बेटा, आप रात को पढ़ने के लिए बैठे है ना, नींद आ रहा है, झुक रहे हैं, लेकिन वहीं पर आके पापा बैठ जाए, आपको पढ़ाएंगे नहीं लेकिन बैठ जाए तो आपका नींद भाग जाएगा, आपकी पढ़ने का क्षमता बढ़ जाएगा। पापा आपको पढ़ाएंगे नहीं, केवल वहां पर बैठेंगे, फिर भी आपके पढ़ने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो पापा आपके लिए क्या हो गए? कैटेलिस्ट। समझ गए? अब आया क्या इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल की घटना में क्या देखा गया कि इन प्रैक्टिकल में देखा गया कि कंसंट्रेशन कौन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, बढ़ता है, इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। देखो क्या देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ना बाबू वो डिक्रीज है, घटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है ना डिक्रीज है, घटते गया। घबराओ नहीं, इस चैप्टर के बाद हम प्रयास अब करेंगे, कल से अगला क्लास ये फास्ट हो जाएगा, और अब प्रयास होगा कि प्रत्येक चैप्टर को हम 5-7 क्लास में खत्म कर दें, बस उससे ज़्यादा वीडियो ले लें। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज तो ये भी डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। इसका मतलब कैसा संबंध है? अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, अगर पूछा जाए बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कैसा संबंध होगा, तो हम कहेंगे ना ये संबंध होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसा संबंध होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल, अगर हम दे दें कि R से बना P
बताइए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का। समझ गए होंगे बिल्कुल। क्या पढ़े बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन प्रभावित करता है, तो रिएक्टेंट का मात्रा, अगर गैसेस फॉर्म में तो प्रेशर, टेम्परेचर और कैटेलिस्ट। चलना शुरू किया, आइए ना हम क्या देखें बेटा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। बराबर करने के लिए कुछ लेना होगा, ले लिए। वेयर जहां ये क्या बेटा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ये टर्म क्या जो ये आया ये क्या है ओरिजिनल में बेटा, ये है रेट लॉ, यही है रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सब सिंपल यही कहेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि भाई रेट लॉ में कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। अगर यानी रेट लॉ क्या निकला बेटा लैंग्वेज में, रेट लॉ क्या लिखना है, तो रेट लॉ लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant। अब यहाँ पे क्या कहता है, with each term each term raised to some power, raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient, be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in the balanced chemical equation, in a balanced chemical equation। क्या कहता है समझना, रेट लॉ क्या कहता है इस बात को समझें। देखिए दिया हुआ ध्यान देना है, ए है, बी है, सी और डी है। हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई मोल है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ एल है और यहाँ एम है। क्या है ये, ध्यान दीजिए देना है। ए और बी क्या है बेटा, ए और बी क्या है रिएक्टेंट, सी और डी क्या है प्रोडक्ट। ए और बी रिएक्टेंट, सी और डी प्रोडक्ट। यानी अगर लिखना हो कॉन्क ऑफ ए तो क्या होगा, ए लिख के बड़ी ब्रैकेट में दे देंगे, कॉन्क ऑफ बी, बी को भी बड़ी ब्रैकेट में, कॉन्क ऑफ सी बड़ी ब्रैकेट में, कॉन्क ऑफ डी बड़ी ब्रैकेट में। एक्स क्या बेटा, एक्स है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ ए का, वाई क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, एल क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, और एम क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। अब आइए बेटा क्या कह रहा था, रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ से क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हुआ, द प्रोडक्ट यानी गुणनफल किसका, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है, तो ए और बी के कंसंट्रेशन का गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पावर होगा कुछ पी एंड क्यू। जहां अगर हम कांस्टेंट लेते बेटा तो क्या हो जाता, ए पर पावर पी। अब मन में ये जिज्ञासा उठने लगा कि सर के तो जानते हैं रेट कांस्टेंट है, वेयर जहां के क्या है रेट कांस्टेंट है, लेकिन जिज्ञासा ये उठने लगा बेटा कि पी और क्यू क्या है, पी क्यू तो कहीं दिया ही नहीं है। तो क्या कहते हैं देख लीजिए, विच में और मे नॉट बी सेम विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी ये जो है ना p x के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। कहते देख लीजिए, विच में और मे नॉट बी सेम विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन केमिकल वायलेंट केमिकल इक्वेशन। वायलेंट केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो पावर के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। कहता है ना, विथ ईच टर्म रेंज द सम पावर, कुछ पावर आता है जो बराबर हो सकता है किसका, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। यानी p बराबर x हो भी सकता है और p बराबर नहीं भी हो सकता है x का, q बराबर हो सकता है y का और q बराबर नहीं भी हो सकता y का, क्योंकि बिकॉज क्योंकि p and q आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एकदम ही दिमाग में रख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है व्हेन जबकि व्हेन जबकि x एंड y आर ओनली कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्स वाई कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहाँ बैलेंस करने वाला वैल्यू है, जबकि पी और क्यू क्या बेटा है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसलिए समझ लो रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मात्रा के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है विथ ईच टर्म रेंज टू सम पावर, ये कुछ पावर के साथ उसमें बढ़ता है, विच मे और मे नॉट बी सेम, ये समान हो सकता है किसका, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, रिएक्टेंट स्पीशीज की, रिएक्टेंट का जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उसके पावर के वो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो भाई ये तो क्लियर हो गया, इसका मतलब है सर मान के आ रहा है, क्या आ रहा है देख लीजिए, ध्यान देना है, क्या आया कि सर पहले सिंपल था आर से बना पी, तो क्या हुआ आर इक्वल टू के इंटू आर, इस पर पावर कुछ दे दे है ना, कुछ पावर दे दे, अलग अलग कुछ जो है आपका जो दिल करे, मान लीजिए बेटा जेड दे दिए काम चला, या एन दे दिए, दूसरा क्या आया ए बी से रिएक्शन किया सी और डी बना, ये एल है, ये एम है, ये एक्स है, ये वाई है, बोलो बेटा क्या आया, यहाँ आर इक्वल टू क्या हुआ के इंटू ए इंटू बी, इस पर पावर क्या आया था पी एंड क्यू, नहीं एक्स के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वाई के इक्वल क्यू हो भी सकता है नहीं भी। तो ये क्या है, अगर हम ऐसा रिएक्शन लेते भीतर ध्यान दीजिए, अगर रिएक्शन लेते ए बी सी मिलता है और बन गया डी ई एफ, कुछ भी बन गया बेटा, चलो ना हटो ना, इतना क्या लिखना है, प्रोडक्ट कितनों बने उससे क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है बेटा, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है ना, और यहाँ कहता है रेट लॉ क्या होगा के इंटू, ये तो कन्फर्म है ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन, पावर कन्फर्म नहीं है, पावर ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है,
क्या हो गया, मान लीजिए पी क्यू एल दे सकते हैं, पी क्यू एल इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहाँ पर क्या है बेटा, पी जो है क्यू है तो एल है, ये कैसा वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एकदम ध्यान दीजिए। और एक्स वाई जेड क्या है, स्टोकोमेट्रिक गुणांक क्या है बेटा, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये रेट लॉ लिखने का तरीका है। रेट लॉ में जिस इक्वेशन को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन। समझ में तो आ ही जाना चाहिए। रेट लॉ में जिस इक्वेशन को लिखा जाता है उसे कहते क्या है, उस इक्वेशन का नाम क्या होता है बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका नाम है रेट एक्सप्रेशन जी, है ना। क्या कर रहे थे कि जो हम लिखे बेटा, ये जो आया, ये टर्म जो आया है, क्या आया है, इसको कहेंगे रेट एक्सप्रेशन। यहाँ जो टर्म आया बेटा, इसको भी क्या कहेंगे, रेट एक्सप्रेशन। दर व्यंजक, इसको भी क्या कहेंगे बेटे बाबू, इसको भी क्या कहेंगे, कहेंगे रेट एक्सप्रेशन। समझ में आ गया होगा जी। जैसे एक रिएक्शन दे रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, देते हैं 2NO गैस है प्लस O2 है गैस है, और ये क्या बनता है देख लीजिएगा, ये बनता है 2NO2 गैस। कहेगा कि आप इसमें R लिखिए, बराबर क्या होगा, K इंटू NO का कंसंट्रेशन इंटू O2 का कंसंट्रेशन। ये कन्फर्म है बेटा। हो सकता है ये 2 है तो 2 आ जाए, या 1 है तो आ जाए, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये दिमाग में हम लोगों को रख लेना है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना बेटा। तो ये क्या इसका बना, इसका ये क्या बना, रेट एक्सप्रेशन। क्या बना, रेट एक्सप्रेशन। बहुत अच्छा, रेट व्यंजक। जैसे एक इक्वेशन और दे रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन और क्या दे रहे हैं, CH3 क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में ClCl3 है, और ये Cl2 से रिएक्शन कर लिया, ClCl3, अब Cl2 से रिएक्शन कर लिया, और देखिए ना क्या बनाया, क्या बनाया, CCl4 बनाया और HCl बनाया। देखिए संतुलित है, पहले बैलेंस है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 3 2 5, यहाँ भी 4 1 5। जानते हैं इसका रेट एक्सप्रेशन क्या है, K इंटू क्या, रिएक्टेंट तो ये दोनों है, ClCl3 इंटू Cl2, इन क्या क्या बेटा, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ पर अजीब हो जाता है, यहाँ कोफिशिएंट हो जाता है 1/2। हाँ, यही तो समझना है, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है ना कैलकुलेटेड, और यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, इसका 1 1 है, लेकिन इसका 1 यहाँ 1 नहीं है। यही तो ध्यान देना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं। यहाँ हम किसको नहीं लिखना है, ये समझना। देगा कुछ कंडीशन आएगा, समझ जाएंगे हम लोग। ये क्या बना बेटा, रेट एक्सप्रेशन बना। हाँ, रेट एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ 1 1 दे बैठा देगा ना। ठीक उसी तरह देखो ना, ये एथिल एसीटेट ले रहे हैं, CH3COO C2H5, ये क्या है, इथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट है, ये वाटर में ऐड करते हैं, जानते हैं क्या बनता है, ये बनता है एथेनोइक एसिड, और साथ में बनता है इथेनॉल। ये है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं बेटा, एसिटिक एसिड भी है, और ये है इथेनॉल। ध्यान तारू जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर रेट लॉ क्या आना चाहिए, आना चाहिए ऐसा, जगह नहीं, इसको यहाँ ले जा रहे हैं, इस बोर्ड पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा चल रहे हैं हम लोग, तो फास्ट भी होना जरूरी है। हाँ, आ जाइए, क्या है इसका हम लिखेंगे, तो रेट लॉ क्या लिखना होगा बेटा, CH3COO C2H5, और क्या होगा, वाटर होना चाहिए, यानी यहाँ भी 1 है, और वाटर के आगे भी क्या है, कोफिशिएंट होना 1 है, होना तो वही चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए ओरिजिनल में, लेकिन यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ 0 हो जाता है बेटा। लो, ये तो नया टेंशन है भाई, क्यों 0 हो गया यहाँ सर, यहाँ 1 नहीं होके 0 क्यों हो गया सर। अब इसके लिए हम अब कहानी बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, बाबू एक कहानी बताने जा रहे हैं। यहाँ जल पर 0 क्यों हो गया, वाटर पर 0 क्यों आ गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मतलब है क्या, ये मान क्या आ गया, 1 आ गया, ये इसका मतलब ये है कि भैया इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, ये जो वाटर से एड होता है, ये डिपेंड करता है केवल इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि यह
इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, ये वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझ जाइए। आपके घर है ना, कुटुम आ गया, कुटुम समझ रहे हैं ना जी, कुटुम आ गया, तो गर्मी का दिन है, हम शरबत पर पिलाएंगे। शरबत समझते हैं बेटा, चीनी, शुगर प्लस जल, क्या बना, शरबत। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू क्या होना चाहिए, चीनी का मात्रा गुना जल का मात्रा, डिपेंड होगा कि नहीं। तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे पागल हो गया क्या रे, पनिया तो फ्री मिलता है, पनिया को कमी है कि शरबता बनाना है, कितना ज्यादा बनाना है वो डिपेंड पर चीनी पर, क्योंकि बाजार से लाना होगा, खरीदना होगा। पनिया तो चापा कलम भरल है, कत्तो आदमी आ जाए, कोई दिक्कत ना है शरबत बनाने में। बेटा शरबत बनाने में क्या हम जल पर डिपेंड हैं, नहीं, जल नहीं है लेकिन जल तो फ्री मिलता है, जल तो मुफ्त में अधिक उपलब्ध है, अधिक उपलब्ध है, अधिक उपलब्ध है। अतः शरबत का बनना, शरबत का बनना केवल चीनी पर निर्भर है, जिसे बाजार से लाते हैं, जल पर नहीं। इसलिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां जल पर क्या हो जाएगा, जीरो। यहां ओरिजिनल में जल पर चार्ज क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, यहां ओरिजिनल में आ गया जल पर जीरो, क्योंकि जल पर निर्भर है ही नहीं, जल तो काफी है घर में, वही तो कह रहे हैं कि यहां जल पर ज्यादा जीरो क्यों हुआ, क्योंकि मतलब जल तो मंगनी में ढेर है, इसको हाइड्रोलाइसिस कराना है, पानी में डालना, इसको लाओ, पानी तो घर में उपलब्ध है, उससे क्या दिक्कत है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पानी पर डिपेंड नहीं है, इस पर डिपेंड है, क्योंकि इसको मार्केट से खरीद के लाना है बेटा। इसीलिए तो लिखा आर बराबर क्या हो गया, के इंटू चीनी, जल का क्या हो गया, जीरो, यानी आर इक्वल टू के इंटू चीनी, खत्म। समझ में आ गया होगा, यानी रेट इक्वेशन है ये क्या, रेट इक्वेशन। और ये क्या है, देखिए प्रैक्टिकल किए, जब देखे बना के शरबत देखे, तब पता चला कि कौन किस पर डिपेंड है या नहीं डिपेंड है बेटा। तो जान लीजिए, रेट एक्सप्रेशन वैल्यू इज डिपेंड्स अपॉन द, या इज ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट कैलकुलेटेड वैल्यू, केवल प्रयोग से प्राप्त होने वाला मान है। चलो भाई, तुम लोग अच्छा से समझ गया होगा कि रेट लॉ क्या है, ये किससे डिपेंड हो रहा है, ये समझाने का प्रयास किया। और अब चलेंगे हम लोग धीरे धीरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, द सम ऑफ power of concentration of reactant in rate expression, रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर पावर है उसका सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। It indicates by n, सिंपल सा बात। जैसे बेटा r इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू, अगर एक पर पावर दे दिए हम p, b पर पावर दे दिए q, बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा खुद बताइए, p प्लस क्यू, यानी n का मान p प्लस क्यू। अगर ऐसा होता r इक्वल टू के इंटू
ए पर पावर एक्स, बी पर पावर वाई, सी पर पावर जेड। तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जिससे इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी दे दिए, हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के करें बेटा। क्वेश्चन दे दिए, रेट है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पर पावर, ए पर पावर 1/2, बी पर पावर 3/2, 1/2, बी पर पावर है 3/2। चलिए बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया। तो पावर यहाँ क्या है 1/2, यहाँ पावर क्या है 3/2, दोनों का फ्रैक्शन एडिशन करेंगे 1 + 3 4/2 यानी 2 आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बेटा, रेट इज इक्वल टू के इंटू, लिखा जाए यहाँ क्या है ए पर पावर 3/2, बी पर पावर -1, ए पर पावर 3/2, बी पर पावर क्या बेटा -1 निकाली। तो यहाँ इनका मान क्या आएगा 3/2 प्लस यहाँ क्या हो -1, 3/2 प्लस माइनस -1 1 2 3 -2 एंड 1/2 क्लियर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का और क्वेश्चन भी देंगे, दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा हम लोगों का। अभी हम लोग सिंपल का बात चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलने जा रहे हैं भाई, है ना। हम लोग क्वेश्चन की ओर मुड़ने जा रहे हैं, हम लोगों का ध्यान उतर है। फिर आइए थोड़ा सा और आगे चले बेटा। देखो सबसे पहले बार बार आ रहा है, अब यूनिट का चर्चा करेंगे, सबका यूनिट जानेंगे। यूनिट अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये ध्यान। तो C बराबर क्या हो गया नंबर ऑफ मोल एन वॉल्यूम V N/V। तो दूसरा नंबर ऑफ मोल एन है, वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग हो गया। अब यहाँ बेटा यहाँ यूनिट ऑफ C जानना है, तो क्या करना होगा यूनिट ऑफ N बाय यूनिट ऑफ V, क्या हो गया मोल बटे लीटर, यानी यूनिट ऑफ C यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कौन क्या हो गया मोल बाय लीटर या मोल इनटू लीटर इन आवर्स। चलिए ठीक है। रेट बार बार कहते हैं क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या है भाई, तो क्या कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं यह है कंसंट्रेशन बाय टाइम। इन गैस के केस में प्रेशर बाय टाइम, एकदम दोनों बात समझ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मान कंसंट्रेशन के टर्म में ये है, लेकिन यदि गैस के टर्म की बात हो जाएगी ना बेटा तो ठीक है रहने दीजिए। प्रेशर बाय टाइम भी हो सकता है, प्रेशर बाय टाइम, लेकिन ये कब होगा इन गैसियस कंडीशन, इन गैसियस कंडीशन। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ROR यानी R का मतलब R इक्वल टू क्या होगा C/T या P/T, ठीक है ना। चलो भैया यूनिट देखें, यूनिट ऑफ R क्या हो गया यूनिट ऑफ C बाय यूनिट ऑफ T, या इधर लगे तो यूनिट ऑफ P बाय यूनिट ऑफ T। यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट ऑफ देख लिए, क्या देखे बेटा यूनिट ऑफ R देखना है तो कंसंट्रेशन का क्या देखे मोल बटे लीटर इंटू टाइम का क्या हो सेकेंड हो जाए, और यहाँ क्या होगा ATM/सेकेंड। बोलो भैया यूनिट ऑफ R रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो सकता है मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या ATM इंटू सेकेंड इनवर्स। गैसियस स्टेट में ये, वैसे कंसंट्रेशन में ये होगा। समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है तो बोल सकता है भाई। अब धीरे धीरे हम लोग टर्न करेंगे आगे, लेकिन अब अगले कंडीशन में अगले क्लास में चलेंगे। आज यहीं तक, और रेट लॉ वाला यूनिट चलेंगे। धन्यवाद। फिर प्रयास करते हैं, अगर मिल पाएंगे तो मिलेंगे, फिर दुर्गा पूजा के बाद मिलेंगे। आप इस वीडियो को बढ़ाते भी जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए। हम पूरे सिलेबस 12 का देंगे,
पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आप लोग का भी काम है थोड़ा सा अधिक से अधिक बच्चा जुड़े ताकि पढ़ सके, इसका फायदा ले सके। चलिए आइए, धन्यवाद, आज ही तक।